Dear student, in this video lecture, we are going to discuss बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बैक्टीरिया स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ हमने डिस्कस की थी। उसी सीक्वेंस को हम इस वीडियो लेक्चर्स में आगे बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स में अब तक हम उसका फाइलोजेनेटिक स्टेटस, उसका स्टेनिंग टेक्निक से रिलेटेड कुछ चीज़ें, न्यूट्रिशन को लेके जो टर्मिनोलॉजी या जो कैटेगरी जो है सामने आती है बैक्टीरिया को लेके, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी सीक्वेंस को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में हमारे सामने चीज़ें ये आती हैं कि भाई जो बैक्टीरिया है उसका ऑक्सीजन को लेके स्टेटस क्या है, राइट। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन को लेके यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसको दो कैटेगरी में हम डालते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करें रेस्पिरेशन के बेस पे, तो यहाँ पे एरोबिक और एनएरोबिक, राइट। तो दो कैटेगरी बनती हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर देते हैं, राइट। तो कैन सरवाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है इनके लिए पॉइजन की तरह काम नहीं कर रही है, जबकि जो एनएरोबिक हैं ये कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकते, कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ एरोबिक जो हैं इनको हम फर्दर फिर से दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक तो वो एरोबिक हैं जिनके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, इनको कहते हैं ऑब्लिगेट, इनको कहते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक। जब भी कभी वर्ड आता है ऑब्लिगेट तो इसका मतलब होता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, ऑब्लिगेट एरोब्स। दूसरा है फैकल्टेटिव एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है ऑक्सीजन इज मस्ट, राइट। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन प्रेजेंस इज मैंडेटरी। तो O2 प्रेजेंस इज इसेंशियल। इनके लिए O2 की जो प्रेजेंस है वो इसेंशियल है, और इनको अगर O2 की प्रेजेंस नहीं मिली तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। ऑब्लिगेट का मतलब नो चॉइस, इनके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ऑब्लिगेट एरोब्स में बैसिलस सबटिलिस, राइट। इसमें जो हैं एग्जाम्पल्स आते हैं बैसिलस सबटिलिस। इसके बाद दूसरा है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो देखिए फैकल्टेटिव का मतलब होता है बाय चॉइस। तो बाय चॉइस ये कैसे हैं, एनएरोब्स हैं। इसका मतलब कि यूजुअली तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करेंगे, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मरेंगे नहीं। ये बाय चॉइस कैसे और हैं, ये एनएरोबिक और हैं। तो इसीलिए इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है O2 प्रेजेंस इज नॉट एसेंशियल, ये मैंडेटरी, राइट। तो यहाँ पे
जो है ये जो मैंडेटरी नहीं है, इसेंशियल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस एसेंशियल नहीं है। दे कैन स्विच टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन, कैन स्विच टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन में स्विच हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे प्रेजेंस की जगह एब्सेंस करना होगा, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये बाई चॉइस, इनके पास एक चॉइस है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करने लगते हैं। इस कैटेगरी में अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सीडोमोनास, राइट, सीडोमोनास। इसके अलावा जो इकोलाई है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली पढ़ते हैं जिस बैक्टीरिया को, इकोलाई। तो ये फैकल्टेटिव एंड एरोब्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एरोबिक के अंदर हमने दो कैटेगरी बनाई। ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। फैकल्टेटिव एनारोब्स कि O2 प्रेजेंस एसेंशियल नहीं है, अगर नहीं है तो भी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से अपना काम चला लेगा। इस तरीके के बैक्टीरिया में अगर एग्जांपल देखें तो सीडोमोनास और इकोलाई आते हैं। अब आते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक जो रेस्पिरेशन है इसमें हमारा, अगर हम थोड़ा सा इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करें तो एन एरोबिक भी इसी तरीके से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया भी दो तरीके से होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक। तो पहला कौन सा है? ऑब्लिगेट एन एरोबिक। ऑब्लिगेट एन एरोबिक का मतलब है कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है, ये 100% कैसे हैं? एन एरोबिक हैं। इनके लिए ऑक्सीजन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर आपने ऑक्सीजन दे दी तो ये मर जाएंगे। दूसरा है फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक कि मतलब इनके पास चॉइस है। कैसी चॉइस है? कि ये जरूरत पड़ने पे एरोबिक हो सकते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक। अब ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक को थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कि भाई जो ऑब्लिगेट एनारोबिक हैं इसका मतलब नो O2 रिक्वायर, इनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। O2 प्रेजेंस एक्ट एज ए पॉइजन। अगर O2 की प्रेजेंस वहां है तो वो कैसे काम करेगी? वो एक पॉइजन के रूप में काम करेगी। O2 प्रेजेंस एक्ट एज ए पॉइजन, ये सरवाइव नहीं कर सकते इन प्रेजेंस ऑफ O2। इस कैटेगरी में अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पे जो मीथेनोजेंस बैक्टीरिया हैं, जो बायोगैस प्रोडक्शन वाले बैक्टीरिया हैं, बायोगैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, राइट। और बायोगैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में मेनली मीथेनोजेंस होते हैं, तो वो मीथेनोजेंस इसी कैटेगरी में आते हैं। मीथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हैं एक तरीके के आर्की बैक्टीरिया हैं, ये इसी कैटेगरी में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया। इसके अलावा दूसरा अगर हम कैटेगरी देखें फैकल्टेटिव एरोबिक कि इसका मतलब यूजुअली ये एन एरोबिक हैं, राइट, लेकिन जरूरत पड़ने पे जैसे एन एरोबिक हैं, नो O2 रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नो O2 रिक्वायर।
तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं, वैसे तो इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब इनके पास चॉइस है कैसा बनने की, एरोबिक बनने की। यूजुअली ये एनारोबिक हैं, राइट, यूजुअली एनारोबिक, ये यूजुअली कैसे एनारोबिक हैं, बट कैन सर्वाइव in presence of ऑक्सीजन। यूजुअली ये एनारोबिक हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल्स में आते हैं मोस्ट फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। जो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, राइट। इसके अलावा दूसरा अगर कोई एग्जांपल देखें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्लोरोबियम, जो क्लोरोबियम है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे क्लोरोबियम जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये कुछ हमने ऑक्सीजन के बेस पर रेस्पिरेशन को लेके कुछ क्लासिफिकेशन देखे। इसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन में ही कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है। बैक्टीरिया के केस में कुछ और टेक्निकल वर्ड्स भी यूज होते हैं, जैसे हेलोफाइल। हेलोफाइल कहते हैं कि वो बैक्टीरिया जिनको सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत हाई रिक्वायरमेंट में चाहिए, तो रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो वो बैक्टीरिया जिनको सॉल्ट हाई लेवल सॉल्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है उनको हेलोफाइल कहते हैं। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो हेलोबैक्टीरियम, राइट, एसिडोफाइल, राइट। देखिए फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग, तो फाइल से पहले जो भी नाम है, हेलो मीन सॉल्ट, इसका मतलब ये सॉल्ट लविंग है, इनको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन चाहिए। एसिडोफाइल, एसिडो मीन्स एसिड, तो इनके लिए थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा ही एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। 0 से 5.5 pH के बीच में इनकी ग्रोथ होती है। एल्केलोफाइल, एल्केलोफाइल मतलब कि ये हाई pH पे काम करते हैं, तो जो बैक्टीरिया 8 से 11.5 pH के बीच में ग्रोथ ऑप्टिमम शो करते हैं उनको एल्केलोफाइल्स कहते हैं। साइक्रोफाइल, साइक्रोफाइल कहते हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरवाइव करें, राइट। तो जो साइक्रोफाइल्स हैं वो बैक्टीरिया जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ऑप्टिमम ग्रोथ करें उनको कहते हैं साइक्रोफाइल। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है यही ध्यान रखना आपको। इसके बाद है साइक्रोट्रॉफ, राइट। तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर काम करते हैं वो है साइक्रोफाइल, लेकिन जो फ्रीजिंग से थोड़ा ऊपर 0 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में काम करते हैं, जो ऑप्टिमम जो ग्रो होते हैं 0 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में, इनको कहते हैं साइक्रोट्रॉफ, ठीक है। जो साइक्रोफाइल थे इनकी ऑप्टिमम ग्रोथ हो रही थी 15 डिग्री पे, मतलब ये 0 डिग्री पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी ग्रोथ ये कौन से टेम्परेचर पे शो करेंगे, 15 डिग्री पे। लेकिन साइक्रोट्रॉफ जो होते हैं वो 0 से 7 के बीच में जो है ग्रो कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छी ग्रोथ जो ऑप्टिमम ग्रोथ जिसको कहते हैं वो शो करेंगे 20 से 30 डिग्री के बीच में। ये साइक्रोफाइल और साइक्रोट्रॉफ के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा थर्मोफाइल, थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर लविंग, तो मतलब ये जो हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव ग्रो कर सकते हैं, और इनका ऑप्टिमम जो ग्रोथ है वो 55 से 65 के बीच में देखा गया है। थर्मस एक्वाटिकस, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इसका आगे एप्लीकेशन भी है, और इसका एप्लीकेशन कहाँ है, पीसीआर में। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना की जो टेस्टिंग है वो पीसीआर से भी होती है। पीसीआर एक मशीन है जिससे डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है,
तो वहाँ पे इस बैक्टीरिया का एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो यूज किया जाता है, और इसीलिए उस डीएनए पॉलीमरेज का जो नाम है वो है टैग पॉलीमरेज। जो पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं उसको कहते हैं टैग पॉलीमरेज, टी फॉर थर्मस, ए क्यू मतलब एक्वाटिकस, क्योंकि उस पॉलीमरेज को इसी बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, इसीलिए उसको टैग पॉलीमरेज नाम दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये थर्मस एक्वाटिकस। फिर है हाइपर थर्मोफाइल। ठीक है, हाइपर थर्मोफाइल का मतलब है जो 55 से भी ऊपर वाले टेम्परेचर पे ग्रो करें। इसका मतलब ये 80 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ऑप्टिमम ग्रोथ शो कर रहे हैं, राइट। तो ये और भी जो है हाई टेम्परेचर लविंग हो गए हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। एरो टॉलरेंट एनारोब्स, राइट। एरो टॉलरेंट एनारोब्स का मतलब होता है अगर ऑक्सीजन है तो भी उतनी ही ग्रोथ करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो भी उतनी ही ग्रोथ करेंगे। कहने का मतलब है कि इनकी जो ग्रोथ है वो इक्वली हो रही है, चाहे ऑक्सीजन है चाहे ऑक्सीजन नहीं है। एरो टॉलरेंट एनारोब्स, ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। फिर ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि मतलब नो चॉइस एनारोब्स हैं, उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, वो स्ट्रिक्टली क्या है, एनारोब्स हैं। तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे ऑक्सीजन को, डू नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन एंड डाई इन इट्स प्रेजेंस। और थोड़ी सी भी अगर ऑक्सीजन वहाँ दी, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। माइक्रो एरोफाइल, माइक्रो मीन्स कम, एरो मीन्स ऑक्सीजन, जिनको लो ऑक्सीजन में जो है जो ग्रोथ कर जाए, रिक्वायर O2 लेवल बिलो अप टू 10% फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। जो 10% से कम ऑक्सीजन में भी जो अच्छी ग्रोथ कर जाएं, तो लो ऑक्सीजन जिनके लिए रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए, इस तरीके के बैक्टीरिया को कहते हैं माइक्रो एरोफाइल। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है, और इसमें एग्जाम्पल सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना वो है थर्मस एक्वाटिकस का, राइट, क्योंकि ये जो है पीसीआर में यूज होता है। पीसीआर एक टेक्निक्स है जिससे हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, इसीलिए हमें इस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमने यहाँ तक रेस्पिरेशन को लेके चीज़ें देखी। अब बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में अगर हम ये देखें कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बैक्टीरिया की अगर किसी भी मेम्ब्रेन को देखा जाए तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की वो वैसी ही होती है जैसे यूकैरियोटिक सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। अब वो डिफरेंस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो यूकैरियोटिक सिस्टम में नहीं पाई जाती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे आप ये देखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज ए लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सिस्टम में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की स्ट्रक्चर थी, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिमिलर टू यूकैरियोटिक सिस्टम, मतलब यहाँ पे जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है वो वैसे ही पाई जाती है जैसी कहाँ पाई जा रही है, यूकैरियोटिक सिस्टम में पाई जा रही है। तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा डिफरेंस पाया जाता है जो यूकैरियोटिक सिस्टम से इसको बहुत यूनिक बना देता है। जैसे यूकैरियोटिक सिस्टम में जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हो तो वहाँ पे स्टीरॉल मॉलिक्यूल पढ़ते हो, और स्टीरॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर वहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल एनिमल सिस्टम में देखते हो, और प्लांट सेल में आप सीटोस्टीरॉल और स्टिग्मा स्टीरॉल ये सारा देखते हो। लेकिन यहाँ पे इस तरीके के स्टीरॉल मॉलिक्यूल नहीं पाए जाते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो स्टीरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। ये एक इस तरीके का डिफरेंस है जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। तो नो स्टीरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसमें कोई स्टीरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन
बट हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट, लेकिन स्टीरॉल लाइक एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, मतलब स्टीरॉल तो नहीं है लेकिन वो स्टीरॉल जैसा है, उसको कहते हैं हॉपिनॉइड, ठीक है। बट हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ये जो हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल है ये पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल और स्टीरॉल के अंदर अंतर क्या है? अगर आप स्टीरॉल मॉलिक्यूल को देखोगे तो स्टीरॉल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, अगर आप कोलेस्ट्रॉल कभी भी बनाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे आप इस तरीके से टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो, दो रिंग को तो इस तरीके से फ्यूज करते हो और बाकी दो रिंग को इस तरीके से फ्यूज करते हो, राइट। तो इसका मतलब स्टीरॉल जो मॉलिक्यूल है वो टेट्रासाइक्लिक है और यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा रहता है, ये है स्टीरॉल। लेकिन इसका मतलब कि जो स्टीरॉल हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं टेट्रासाइक्लिक। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर तो स्टीरॉल पाया नहीं जाता है, यहाँ को क्या मिलेगा, हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल पाया जाता है और हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल टेट्रासाइक्लिक नहीं होता, हॉपिनॉइड क्या होता है, पेंटासाइक्लिक होता है। दो जो बेंजीन रिंग हैं ये तो ऐसे ही फ्यूज रहती हैं जैसे स्टीरॉल में पाई जाती हैं, लेकिन ऊपर वाली दो बेंजीन रिंग के साथ वहाँ पे दो ना होके यहाँ पे तीन पाई जाती हैं हॉपिनॉइड में, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। तो हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल जो है वो टेट्रासाइक्लिक ना होके कैसा है, पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। स्टीरॉल मॉलिक्यूल जो है वो जेल सॉल कन्वर्जन को कन्वर्ट करता है, मतलब जो फंक्शन यूकेरियोटिक सिस्टम में स्टीरॉल करता है वही बैक्टीरिया में कौन कर रहा है, हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये है पेंटासाइक्लिक। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यूजुअली बैक्टीरिया में स्टीरॉल नहीं पाए जाते, लेकिन एक बैक्टीरियल सेल ऐसी है जिसमें स्टीरॉल पाए जाते हैं, वो है अपवाद, एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका मतलब माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर स्टीरॉल पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये होती है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर स्टीरॉल नहीं पाए जाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन स्टीरॉल की जगह यहाँ हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल सेम फंक्शन करते हैं जो फंक्शन स्टीरॉल करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ही एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसके अंदर स्टीरॉल पाए जाते हैं, वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। स्टीरॉल और हॉपिनॉइड में फर्क क्या है, हॉपिनॉइड स्टीरॉल नहीं होते, स्टीरॉल लाइक, स्टीरॉल जैसे होते हैं और सेम फंक्शन करते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो स्टीरॉल होते हैं उनमें 4 रिंग पाई जाती हैं, जबकि जो हॉपिनॉइड है वो एक पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइट। हॉपिनॉइड बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एक जनरल बात की हमने, इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो यहाँ एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो एनिमल और प्लांट सेल में नहीं पाई जाती। यहाँ पे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाती है और धंस के इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाती है अंदर की तरफ, राइट। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसने से बना है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम मीजोसोम। क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। ये जो मीजोसोम है, ये मीजोसोम थोड़ा सा अगर हम इसको और जूम करके देखें तो वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। इस मीजोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाई जाती है। इस मीजोसोम में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ पे इस तरीके से फोल्डिंग होती है, राइट, और फोल्डिंग होके ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है।
यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ फोल्ड हो जाती है और इस तरीके से ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो मीजोसोम है, मीजोसोम एक इनर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ इन्वेजिलेशन कहते हैं, अंदर की तरफ वो धस जाए, तो उसके कारण ये यहाँ पे बनता है। अब मीजोसोम जो है इसके थोड़े से फंक्शंस को अगर हम देखें तो बड़ा ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल ये मीजोसोम प्ले करता है। मीजोसोम जो है, पहली चीज़ तो ये कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव में मोस्टली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। मीजोसोम जो है ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव में पाए जाते हैं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि भाई जो मीजोसोम है इट इंक्रीज सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, तो फोल्ड होने के कारण वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ड्यू टू फोल्डिंग, इनसाइड फोल्डिंग, सेल के अंदर की तरफ वो फोल्डिंग कर रही है, इसीलिए वो सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। मीजोसोम के अगर हम फंक्शंस को देखें और, तो मीजोसोम जो है एक तो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट इन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एक तो ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में भाग लेता है। बैक्टीरिया का जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तब वहाँ पे मीजोसोम का रोल होता है, किस तरीके से दोनों स्ट्रैंड को अलग किया जाए, दोनों डीएनए को एक दूसरे से अलग किया जाता है। इसके अलावा मीजोसोम जो है क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, तो ये जो है मीडिएट प्लेन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। देखिए इसका मतलब ये है, ड्यूरिंग बैक्टीरियल डिवीजन, जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो मान लो एक बैक्टीरिया है वो इस तरीके से है, इसका डीएनए डिवाइड हुआ और ये दो अलग अलग साइड में चला गया। अब ये जो सेल है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवाइड करे या वर्टिकल डिवाइड करे, तो इस चीज़ का प्लेन ऑफ डिवीजन कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है मीजोसोम, ठीक है। कुछ बुक्स जो हैं ऐसा भी लिखती हैं कि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, पहला ऐसा माना जाता था, लेकिन अभी जो है इसका मेनली जो रोल है वो इन प्रोसेस में है, ठीक है। तो मीजोसोम जो है वो इस तरीके से उनके कुछ फंक्शंस हैं, और हमें इस तरीके से मीजोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी फैक्ट है इनको ध्यान रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीजोसोम में हमने जो भी डिफरेंस थे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के साथ, जो भी चीज़ें थी वो सब देखी। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। देखिए होता क्या है, और वो पॉइंट है बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, पहली चीज़ तो ये कि बैक्टीरिया की सेल वॉल सेलुलोज की बनी नहीं है, राइट। यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसके बारे में जो जनरल पॉइंट्स हैं, पहली चीज़ तो ये कि ये सेल वॉल की बनी नहीं है, ये मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इसी को हम म्यूरिन कहते हैं, और इसी का जो है दूसरा नाम है म्यूकोपेप्टाइड। तो इनके कुछ दो तीन नाम ये चलते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन नाम है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन।
पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो केमिकल नेचर है वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो केमिकली क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। अब ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट वगैरह वहाँ पे इसको पढ़ते हैं। अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि पेप्टाइडोग्लाइकेन एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। अब इस हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो है इसके अंदर दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं मेनली, NAM और NAG। जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है इसके अंदर दो मॉलिक्यूल मेनली पाए जाएंगे, नाम और नाग। मतलब इसकी ट्रिक है महात्मा गांधी, MG, जैसे हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, तो उनका दोनों फर्स्ट लेटर हमने ले लिया MG, महात्मा गांधी। तो NAM मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, राइट, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और NAG कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन। तो ये जो है ये दोनों के दोनों एमिनो शुगर्स होते हैं। ये क्या है? एमिनो शुगर। जब किसी शुगर मॉलिक्यूल के साथ एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको एमिनो शुगर कहते हैं। और एमिनो शुगर, ये दोनों एमिनो शुगर मिलके एक पेप्टाइडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ इसकी स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें कि भाई ये जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है ये किस तरीके से बनती है, तो थोड़ा सा हमें इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, इट इज ए रिजिड, मतलब जो इनकी सेल वॉल होती है वो रिजिड बट परमिएबल स्ट्रक्चर। परमिएबल स्ट्रक्चर कि वो रिजिड है, मतलब थोड़ी हार्ड है लेकिन परमिएबल है, मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देती है। तो जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो रिजिड है बट परमिएबल स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो अलग अलग उसकी थोड़ी सी यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेंगे, वो हम देखेंगे आगे, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें वेरिएशन में आती हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती कैसे। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल। तो ये है आपका नाम और ये है आपका नाग। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जा रहा है ये बॉन्ड होता है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं? वो होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो NAM और NAG मतलब दो एमिनो शुगर जहाँ पाई जाती हैं, इन दोनों एमिनो शुगर के बीच में जो कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड पाया जाता है वो होता है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस दोनों बॉन्ड से NAM और NAG जुड़े रहते हैं। एन एसिटाइल म्यूरामिक जो एसिड है उससे कुछ टेट्रापेप्टाइड भी जुड़े रहते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन से कुछ नहीं जुड़ा होता है, वो सिर्फ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से जुड़ा है, जबकि एन एसिटाइल जो म्यूरामिक है ये नीचे की तरफ भी किसी चीज़ से जुड़ा रहता है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और हम क्लियरली अगर थोड़ा जानना चाहें तो हमें थोड़ा सा इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका
थर्ड कार्बन C3 एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के थर्ड कार्बन से नीचे की तरफ एक टेट्रापेप्टाइड मैं बोल रहा हूं अगर टेट्रापेप्टाइड तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एमिनो एसिड होने चाहिए। टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 एमिनो एसिड, पेंटापेप्टाइड मतलब 5 एमिनो एसिड। तो किसी भी पेप्टाइड के आगे जो डिजिट है वो एमिनो एसिड की संख्या को दिखाती है। तो जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, इस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से ये थर्ड कार्बन से नीचे की तरफ 4 एमिनो एसिड का एक छोटा सा पेप्टाइड लगा रहता है, इसको कहते हैं हम टेट्रापेप्टाइड। इस टेट्रापेप्टाइड में 2 तरीके के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, डी फॉर्म एमिनो एसिड भी होते हैं और एल फॉर्म एमिनो एसिड भी यहाँ पे पाए जाते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि नेचर में एमिनो एसिड जो हमारे सेल में पाए जाते हैं वो सारे के सारे एल फॉर्म होते हैं। डी फॉर्म हमारे शरीर में एमिनो एसिड नहीं पाए जाते, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी पाई जाती हैं जहां डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड भी देखने को मिलते हैं। उनमें से ये टेट्रापेप्टाइड एक है। जैसे यहाँ पे डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलेनिन, ये जो हैं ये अपवाद एमिनो एसिड हैं। यूजुअली इस तरह के एमिनो एसिड नहीं पाए जाते नेचर में, क्योंकि 99.9% एमिनो एसिड एल फॉर्म के होते हैं, एल टाइप के होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल वॉल में कुछ एमिनो एसिड डी फॉर्म पाए जाते हैं और इसीलिए कंपटीशन में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। अब ये जो टेट्रापेप्टाइड है इसमें 2 डी फॉर्म एमिनो एसिड होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो है डी ग्लूटामिक एसिड, डी ग्लू का मतलब है डी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और दूसरा जो है वो है डी एलेनिन, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। बाकी एल एलेनिन और एल लाइसिन पाए जाते हैं। ये फर्स्ट एमिनो एसिड माना जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ नंबर एमिनो एसिड पाया जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड नंबर का जो एमिनो एसिड आ रहा है जिसको हम एल लाइसिन बोल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। और वो वेरिएशन क्या है? वो वेरिएशन ये है कि ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में यहाँ एमिनो एसिड डिफर होता है। अगर आप ग्राम पॉजिटिव में देखोगे तो कुछ और दिखेगा यहाँ थर्ड पोजीशन पे, और अगर आप ग्राम नेगेटिव में देखोगे तो आपको यहाँ एक दूसरा एमिनो एसिड दिखेगा। अगर आप ग्राम पॉजिटिव में देखते हो तो आपको यहाँ पे एल लाइसिन दिखेगा। अगर आपको कोई सेल वॉल देख के बतानी है कि वो ग्राम पॉजिटिव की है या ग्राम नेगेटिव की, तो वहाँ पे ये देखिए थर्ड पोजीशन पे टेट्रापेप्टाइड में क्या है। अगर वहाँ एल लाइसिन है थर्ड पोजीशन पे तो वो केस किसका होगा? वो ग्राम पॉजिटिव का होगा। लेकिन अगर एल लाइसिन की जगह मीजो डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड है तो इसको कहते हैं DAP। मीजो DAP है, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड एट थर्ड पोजीशन। तो अगर थर्ड पोजीशन पे मीजो DAP है तो वो केस किसका होगा? वो केस होगा ग्राम नेगेटिव का। अब देखिए ये तो एक जनरल केमिकल जो थी वो था। अब यहाँ पे होता क्या है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम होता है कि जैसे ये NaM है, ये NAG है, ये फिर NaM अल्टरनेट उसमें लगे रहते हैं, ये फिर NAG, इस तरीके से ये लगे रहते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ भी वैसे ही पाया जाएगा NaM, फिर NAG, फिर NaM, फिर NAG। इस तरीके से यहाँ भी एक लीनियर स्ट्रक्चर पाई जाएगी। इसके ऊपर भी इसी तरीके से मिलेगी। तो होता क्या है, NaM से 4 जो पेप्टाइड हैं, 4 एमिनो एसिड का पेप्टाइड यूँ लगा हुआ है, इसको हम टेट्रापेप्टाइड कह रहे हैं। वैसे ही नीचे वाले NaM से भी टेट्रापेप्टाइड लगा हुआ होगा, वो इस तरीके से पाया जाएगा। फिर यहाँ भी वही सीक्वेंस है और यहाँ भी फिर वही सीक्वेंस है। इस तरीके से टेट्रापेप्टाइड यहाँ लगे रहते हैं।
अब ये आपस में, जैसे ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 1 2 3 4, वैसे ही यहाँ पे है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, अब ये स्ट्रक्चर तो इस तरीके से बन गई, एक चादर जैसी स्ट्रक्चर बन गई, लेकिन इनको आपस में लिंक भी तो करना होगा, क्योंकि अगर इनको आपस में लिंक नहीं किया तो ये जो फाइबर जैसी लीनियर स्ट्रक्चर बन रही है ये आपस में इंटरलॉक नहीं होगी, राइट। तो अब इनको जोड़ा कैसे जाए? तो जोड़ने के लिए क्या होता है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बनता है, राइट। एक टेट्रापेप्टाइड का थर्ड एमिनो एसिड भाग लेता है, जो दूसरे नियर बाई टेट्रापेप्टाइड के फोर्थ नंबर के एमिनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन। अब देखिए ये बड़ा ही यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपा हुआ है। ये जो ट्रांसपेप्टाइडेशन है, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन दो तरीके से पाया जाता है, या तो सीधा ही इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन जाए, राइट, तो डायरेक्ट भी बॉन्ड बन सकता है, और या फिर इनके बीच में कोई अलग कोई स्ट्रक्चर पाई जाए तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट लिंकिंग। तो डायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन भी हो सकता है। अब कहाँ पे डायरेक्ट है और कहाँ पे इनडायरेक्ट है ये थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर मैं ग्राम पॉजिटिव की बात करूं, राइट, तो यहां पे डायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन, और डायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन का जो एग्जांपल है वो है ग्राम पॉजिटिव। पहले ये समझिए डायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब क्या है। डायरेक्ट का मतलब है कि बीच में कोई स्ट्रक्चर और नहीं होगी, थर्ड और फोर्थ एमिनो एसिड के बीच में सीधा एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन। एक दूसरा यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेशन भी मिलेगा जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन। इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन जो है उसका जो एग्जांपल अगर हम देखें तो वो पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में। और इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन, इनडायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पे एक 5 एमिनो एसिड का, राइट, अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 5 एमिनो एसिड वाला एक पेंटापेप्टाइड पाया जाता है थर्ड और फोर्थ एमिनो एसिड के बीच में। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन। और ये कंडीशन कहाँ पाई जाती है, ये कंडीशन पाई जाएगी ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव में जो इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें थोड़ा सा इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली पिक्चराइजेशन चल क्या रहा है। देखिए इसी चीज को यहाँ पे हमने केमिकली एक्सप्लेन किया है, N-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड, और ये भी नीचे की तरफ जो N-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड है वो है, ये भी यहाँ पे N-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड, और ये नीचे की तरफ जो N-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड है। अब N-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड के कौन से कार्बन नंबर से जुड़ा रहता है ये टेट्रापेप्टाइड, ये है आपका टेट्रापेप्टाइड। ये टेट्रापेप्टाइड लगे ही रहते हैं, ये मैंने बता दिया कि भाई जो टेट्रापेप्टाइड है वो आपके NAM से जुड़ा रहता है। यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड ये रहा। अब जो टेट्रापेप्टाइड है इस NAM का तो ये रहा, ठीक है, ये जो है इसका टेट्रापेप्टाइड, और इसका जो है टेट्रापेप्टाइड ये रहा है। और ये सारी चीजें मैं वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। अगर ग्राम पॉजिटिव का केस है, राइट, तो ग्राम पॉजिटिव का अगर केस है तो वहां पर इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि थर्ड नंबर, ये तो थर्ड नंबर का हो गया, और ये कौन सा नंबर हो गया, फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ नंबर के एमिनो एसिड के बीच में डायरेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या है ये, डायरेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरीके के ट्रांसपेप्टाइडेशन को कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन। पहली चीज तो ये समझ में आ गई।
दूसरा ये केस है ग्राम नेगेटिव का। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रहा है, मतलब दो टेट्रापेप्टाइड को जो कनेक्ट किया जा रहा है वो डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, उसके बीच में एक पेप्टाइड इंटरब्रिज पाया जाता है। और ये पेप्टाइड ब्रिज की खास बात क्या है? पहली खास बात तो ये है कि 5 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसका मतलब ये एक पेंटापेप्टाइड है। और दूसरा, पांचों के पांचों एमिनो एसिड डी ग्लाइसिन होते हैं। ये याद रखना, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। तो ये सिचुएशन कहाँ पाई गई इस तरह की? इनडायरेक्ट जो है, ये है इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन का एग्जांपल। इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन, तो इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन जो है ये पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में। और इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन में डायरेक्ट फोर्थ नंबर के एमिनो एसिड और थर्ड नंबर के एमिनो एसिड के बीच में डायरेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता। उसके बीच में एक 5 एमिनो एसिड की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको पेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? पेंटापेप्टाइड। आपको ये ध्यान रखना है, इसको कह रहे हैं हम पेंटापेप्टाइड। तो ये जो पेंटापेप्टाइड स्ट्रक्चर है ये पाई जाती है, इसमें 5 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पांचों के पांचों एमिनो एसिड डी ग्लाइसिन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ये जो ट्रांसपेप्टाइडेशन है ये हमने देख लिया। एक एमिनो एसिड, सॉरी, एक एंटीबायोटिक ऐसा है जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर हुआ था, राइट। पेनिसिलिन जो है ये क्या करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन अगर हम देखें, ये बैक्टीरिया को मारता क्यों है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है ये ब्लॉक कर देता है ट्रांसपेप्टाइडेशन को, पेप्टाइडेशन। तो जो पेनिसिलिन है वो ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। और जब सेल वॉल में ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा तो सेल वॉल भी फॉर्म नहीं होगी। और जब सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी तो बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एंड फाइनली बैक्टीरियल सेल किल, एंड फाइनली बैक्टीरियल सेल डाई। और चूंकि सेल वॉल ही नहीं है इसीलिए जो है वो बैक्टीरियल सेल जो सर्वाइव नहीं कर पाती और वो मर जाती है। ये समझ में आया कि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को क्यों मार देता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है, इसके अलावा एक और कंपाउंड है जिसका नाम है लाइसोजाइम। मैं इन चीज़ों की यहाँ पे व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हमारी आँखों के आंसुओं में एक एंजाइम पाया जाता है, हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। और ये बड़ा ही प्रकृति का एक वरदान है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इट ब्रेक β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेल वॉल। तो देखिए हमने सेल वॉल में NaM और NAG, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये देखा। और इनके बीच में ये जो बॉन्ड था ये मैंने कौन सा बॉन्ड बताया था? β14 बॉन्ड बताया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो ये जो β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये इस बॉन्ड को लाइसोजाइम क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो जब ये बॉन्ड ही टूट जाएगा तो ये सेल वॉल भी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और फाइनली बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो लाइसोजाइम इस तरीके से बैक्टीरियल सेल को मारता है। तो ये इस तरीके से
हमने यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखा कि भाई किस तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल यहाँ पे जुड़ी रहती है। तो देखिए अब इस डायग्राम को समराइज रूप में देखिए, ये हो गया टेट्रापेप्टाइड, ये हो गया टेट्रापेप्टाइड, और थर्ड और फोर्थ एमिनो एसिड के बीच में यहाँ पे ये ट्रांसपेप्टाइडेशन। अगर ग्राम पॉजिटिव में देखें तो ये डायरेक्ट पाया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे पेंटापेप्टाइड नहीं है, तो ये ग्राम पॉजिटिव का केस है। और अगर यहाँ 5 एमिनो एसिड का एक पेंटापेप्टाइड मिले तो वो कौन सा केस हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव का केस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेप्टाइडेशन पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। तो ये हमने यहाँ तक थोड़ा सा ये चीज़ें देखी कि भाई किस तरीके से जो है सेल वॉल फॉर्म हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान देने वाली है कि जो सेल वॉल है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में थोड़ा सा वेरिएशन शो करती है, और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब ये वेरिएशन क्या है वो तो अगली स्लाइड में मैं वैसे पढ़ूंगा, हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या क्या डिफरेंस हैं, उन सारे डिफरेंसेस को देखेंगे। लेकिन सेल वॉल को लेके क्या डिफरेंस है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल काफ़ी थिक है। ये जो है अगर इसकी थिकनेस को हम देखें तो इसकी थिकनेस जो है वो अप्रॉक्सीमेट 70 to 80 नैनोमीटर पाई जाती है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं नेगेटिव में देखूं, ग्राम नेगेटिव में, तो वो 7 to 8 नैनोमीटर ही वहाँ पे थिक पाई जाती है। इसका मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो थिकनेस है वो ग्राम नेगेटिव में बहुत कम है, ग्राम पॉजिटिव में वो ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, और कितनी है वो भी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज़ ये कि ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल के बाहर एक कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर पाया जाता है पॉलीसेकेराइड का, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कैप्सूल जो है ये दोनों में पाया जा सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, और ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज मिले, हो सकता है ये ना भी मिले, लेकिन सेल वॉल जरूर मिलेगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ पाई जा रही है जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाई जा रही है, और वो है सेल वॉल के बाहर पाई जाने वाली आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल लिपिड बाइलेयर जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल वॉल के जस्ट बाहर होती है, और इस तरह की आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाई जाती। ठीक है। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है, तो देखिए ये वाला स्पेस आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, ये इस स्पेस इस दोनों स्पेसों को मिला के हम एक टर्म यहाँ पे दी जाती है, और उस टर्म का नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो इस दोनों स्पेसों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये जो है ये दोनों हो गए पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसका मतलब ग्राम नेगेटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में भी ये कंसीडर होता है, और ये इधर भी यहाँ पे कंसीडर हो रहा है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है यही पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है, और यहाँ पे ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो कम पाया जाता है, लेस है, जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या है, मोर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरीके से पाई जाती है, क्या क्या वेरिएशन है, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला हमारा पॉइंट यही है कि भाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरियल सेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को मैं ग्राम स्टेनिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं अब ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का एक जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। राइट। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस को देखें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो बैक्टीरिया हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है,
तो ये जो डिफरेंस है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर सेल वॉल को देखें तो ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल है वो मैंने बोला था 7 to 8 नैनोमीटर ही होती है थिक, जबकि ये 80 नैनोमीटर तक थिक होती है। इसका मतलब ज़्यादा मोटापा सेल वॉल का कहाँ पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव में। फिर टिकोइक एसिड, ये जो टिकोइक एसिड है ये ग्राम नेगेटिव में नहीं पाए जाते, ये ग्राम पॉजिटिव में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है ये टिकोइक एसिड है क्या? देखिए ये टिकोइक एसिड है ये एक पॉलीमर है ग्लिसरॉल और रिबिटॉल। देखिए इस टिकोइक एसिड को देखिए, ये थोड़ा सा, क्योंकि कई बार यहाँ से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। टिकोइक एसिड, तो जो टिकोइक एसिड है वो पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटॉल। तो ग्लिसरॉल और रिबिटॉल का पॉलीमर है दैट जॉइंड बाय, और ये दोनों किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? फॉस्फेट के द्वारा, और इसमें फॉस्फेट के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। अब टिकोइक एसिड में अगर फॉस्फेट है तो फॉस्फेट पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट पे कौन सा चार्ज पाया जाएगा? नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। अब जब फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज है तो टिकोइक एसिड पे भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज टिकोइक एसिड पे होने के कारण इट अट्रैक्ट पॉजिटिव आयन, इट अट्रैक्ट कैटायन, कैटायन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन। कैटायन में कौन कौन से? जैसे कैल्शियम, राइट, जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम हुआ। तो इस तरीके के जो आयंस होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करने के कारण जब कैटायन इस टिकोइक एसिड से बाइंड होते हैं तो ये जो सरफेस होती है, जो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो हार्ड हो जाती है, राइट। तो सेल वॉल बिकम हार्ड या रिजिड। जैसे ही ये आयंस जो हैं वो टिकोइक एसिड के साथ बाइंड होते हैं तो सेल वॉल जो है वो रिजिड हो जाती है आफ्टर कैटायन बाइंडिंग, राइट। तो ये टिकोइक एसिड का काम है, ये ध्यान रखना। फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस मैंने बता ही दिया कि वे प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब मोर, जबकि यहाँ पे नेग्लिजिबल, यहाँ बहुत कम होता है, लेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? देखिए ये स्पेस, ये दोनों स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस ये वाला, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, ये दोनों जो हैं ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ ये स्पेस पाया जाता है। इसका मतलब कहाँ कम है? ग्राम पॉजिटिव में कम है, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं पाया जा रहा है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में ही पाई जाती है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाई जाती है। मोटिलिटी, ये यूजुअली मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं। सरफेस पे किसी भी तरह की स्ट्रक्चर को कहते हैं अपेंडेज। तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में पिलाई, सेक्स पिलाई और फिम्ब्री दोनों पाए जाते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ये स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं आगे हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगी। फ्लैजिला के अंदर यहाँ 4 रिंग पाई जाती हैं, इन चारों रिंग का नाम है MSPL, जबकि ग्राम पॉजिटिव में 2 ही रिंग होती हैं, वो है M और P। इसके अलावा टॉक्सिन जो है ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों तरीके के टॉक्सिन बनाते हैं। टॉक्सिन को भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा।
यहाँ पे सिर्फ आप मेमोराइज रखिए कि टॉक्सिन जो है दो तरीके के होते हैं, जो चीज़ नुकसान पहुंचाए वो टॉक्सिन है। तो बैक्टीरिया भी कुछ टॉक्सिन बनाता है, कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो दो तरीके के होते हैं, एंडो और एक्जो। तो जो ग्राम नेगेटिव है वो दोनों तरीके के टॉक्सिन बनाते हैं, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव है वो सिर्फ एक्जो टॉक्सिन बनाते हैं। जो एंडोस्पोर है, एंडोस्पोर एक स्ट्रक्चर्स होती है जो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं ताकि ये अपनी पीढ़ी को बचा सकें। तो ये जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ये एंडोस्पोर नहीं बनाते, जबकि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर बनाते हैं। तो इस तरीके से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये एक डिफरेंस है। इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी भी आई हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, वो अपकमिंग स्लाइड्स में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर्स बार बार आ रही है जो हमने ग्राम पॉजिटिव में नहीं देखी और जिसको अभी तक हम डिस्कस भी नहीं किए हैं, और ये स्ट्रक्चर है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि ग्राम नेगेटिव में सबसे सेल वॉल के बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लिपिड बाइलेयर जैसी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसको हम क्या नाम दिए हैं, आउटर मेम्ब्रेन। तो हमें थोड़ा सा आउटर मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कस करना होगा कि भाई ये क्या है। तो देखिए आउटर मेम्ब्रेन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये लिपिड बाइलेयर जैसी ही स्ट्रक्चर है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, पहली बात तो ये कि आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है, राइट। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दूसरा, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये चार इसके कंपोनेंट हैं। किसी भी आउटर मेम्ब्रेन में इसके चार मेन कंपोनेंट हैं जिनसे ये बनी है। पहली चीज तो ये कि आउटर मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। बेसिकली इट इज ए लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। लिपिड बाइलेयर का मतलब है कि यहाँ दो लेयर होती हैं जो मेनली किसकी बनी है, लिपिड की बनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें चार मेन कंपोनेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड के, अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड। अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड तो इसमें होगा ही होगा, अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड इसमें चार कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला है अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड इट कंसिस्ट फोर कंपोनेंट। इसमें चार मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई, पहला है लाइपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं एलपीएस। दूसरा है लाइपोप्रोटीन, तीसरा है पोरीन प्रोटीन, नाम से ही क्लियर है, पोरीन प्रोटीन, और अगला है इसमें ब्राउन्स प्रोटीन, ब्राउन्स लिपोप्रोटीन। देखिए जो लाइपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन, पोरीन प्रोटीन और ब्राउन्स लिपोप्रोटीन, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है इस मॉलिक्यूल में तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है और इसके तीन भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है लिपिड ए, दूसरा कहलाता है कोर पॉलीसैकेराइड, और सबसे बाहर की तरफ होता है ओ एंटीजन, ठीक है, ओ
एंटीजन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल एक लिपिड बाइलेयर की तरह ही स्ट्रक्चर होती है, और इसमें फॉस्फोलिपिड के अलावा जो चार मेन चीज़ें पाई जाती हैं वो होती हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोप्रोटीन, पोरीन प्रोटीन एंड ब्राउन्स लिपोप्रोटीन। लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है ये मेन इसका कंपोनेंट है। इसको, ये चूंकि बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसमें तीन तरीके के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड और ओ एंटीजन। ठीक है, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ये दिखाई गई है। आउटर मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है, ये जो पार्ट है ये सेल वॉल है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें देखिए ये तो पोरीन प्रोटीन रही, इसके अलावा ब्राउन्स लिपोप्रोटीन, ब्राउन्स लिपोप्रोटीन होती हैं कि ये रही, ये इस आउटर मेम्ब्रेन को सेल वॉल के साथ अटैच करके रखती हैं, ब्राउन्स लिपोप्रोटीन इस तरीके से। क्योंकि अगर इस आउटर मेम्ब्रेन को सेल वॉल नीचे जो सेल वॉल पाई जा रही है पेप्टाइडोग्लाइकन की, इसके साथ अटैच नहीं किया गया तो ये आउटर मेम्ब्रेन निकल जाएगी बाहर, इसलिए इसको पकड़ के रखते हैं ऐसे जॉइंट्स की तरह। कौन सी प्रोटीन पकड़ के रखती है? ब्राउन्स लिपोप्रोटीन। इसमें कुछ पोरीन प्रोटीन पाई जाती हैं जो मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ अलाउ करती हैं, राइट। तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को अंदर पहुंचाने के लिए जो प्रोटीन पाई जाती है वो है पोरीन प्रोटीन। लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है वो इसका पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे ये लाइपोपॉलीसैकेराइड, ओ पॉलीसैकेराइड, कोर पॉलीसैकेराइड, ये सब लिखा हुआ है, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ब्रीफ में मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम नेगेटिव में ही पाई जाती है, एक लिपिड बाइलेयर जैसी ही स्ट्रक्चर है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, और इसका केमिकल कंपोजिशन इस तरीके से है। इसमें जो लिपोपॉलीसैकेराइड पाया गया है, इस लिपोपॉलीसैकेराइड की अगर केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए लिपिड ए, ये लिपिड ए जो है ये टॉक्सिक पार्ट है, और ये मेम्ब्रेन में पाया जाता है, राइट। जैसे लिपोपॉलीसैकेराइड अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो उसका जो लिपिड भाग है वो आउटर मेम्ब्रेन में धंसा रहता है। ये कोर पॉलीसैकेराइड वाला पार्ट लिपिड ए के साथ एंटीजन को कनेक्ट करेगा, और सबसे बाहर की तरफ जो निकला रहेगा लिपोपॉलीसैकेराइड का भाग वो कौन सा होगा? वो होगा ओ एंटीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका मतलब कि अगर कोई एंटीबॉडी आ रहा है या कोई सेल आ रही है तो वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ रिएक्ट करेगा तो लाइपोपॉलीसैकेराइड के ओ एंटीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि कोई आउटर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरीके से पाई जा रही है, क्या कंसेप्ट है इसमें। आउटर मेम्ब्रेन के बाद अब हम एक दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा हम यहाँ यूज करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी है प्रोटोप्लास्ट एंड स्फीरोप्लास्ट। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा ही कंसेप्टिव पार्ट है, प्रोटोप्लास्ट और स्फीरोप्लास्ट। देखिए प्रोटोप्लास्ट कहते हैं कि सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल। इसका मतलब कि जैसे ग्राम पॉजिटिव एक बैक्टीरिया है, इसको ऐसे समझो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर मैंने लाइसोजाइम यूज किया, लाइसोजाइम सेल वॉल को क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा? इस ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को तोड़ देगा, और अब मुझे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिला वो वो अब क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि अब उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव से अगर आपको प्रोटोप्लास्ट बनाना है तो उसको लाइसोजाइम से ट्रीट कर दो, वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा क्योंकि सेल वॉल को वो ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर यही काम मैं ग्राम नेगेटिव के साथ करूं, देखिए ग्राम नेगेटिव में क्या है, जब आप लाइसोजाइम डालते हो तो सेल वॉल को तो ये भी तोड़ता है,
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आ जाती है कि जैसे ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव में क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये सेल वॉल है, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस तरीके से ये चीज़ें पाई जाती हैं, और इसके अंदर डीएनए वगैरह ये सब पाया जाता है। तो आप जो है, ये तो है आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ये है सेल वॉल। तो जब आप लाइसोजाइम यूज करोगे तो वो इस सेल वॉल को तोड़ेगा, लेकिन वो टूटी हुई सेल वॉल इस आउटर मेम्ब्रेन के कारण बाहर नहीं निकल पाएगी। मतलब वो टूट तो गई है, लेकिन उसका जो बचा हुआ अवशेष है वो अंदर ही फंसा हुआ है, क्योंकि वो उसके बाहर क्या पाया जा रहा है, आउटर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। इसीलिए इस तरह की सेल जहाँ पे सेल वॉल टूट गई है लेकिन अभी भी उसका कचरा जो है उस सेल के अंदर है, तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम स्फीरोप्लास्ट। तो कहने का मतलब है कि ग्राम नेगेटिव पे अगर आप लाइसोजाइम यूज करते हो तो वो प्रोटोप्लास्ट नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, स्फीरोप्लास्ट बनाएगा। इसका मतलब कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल टूटेगी तो वो वहां से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ उसको कवर किए हुए रहती है। इसीलिए स्पीरोप्लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट प्लस आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन ने उस सेल वॉल को तोड़ रेजिड्यू को नहीं, मतलब जो अवशेष था उसको नहीं जाने दिया है, वो अभी भी अंदर है। तो प्रोटोप्लास्ट और स्पीरोप्लास्ट में ये एक टेक्निकल डिफरेंस है, और ये अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक आपको सेल वॉल की जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। इसके अलावा अब बात आती है सरफेस अपेंडेज। ठीक है, सरफेस अपेंडेज का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की सरफेस पे जो कुछ भी पाया जाए, राइट, तो उसको कहते हैं सरफेस अपेंडेज। बैक्टीरिया की सेल में जो सरफेस अपेंडेज हैं, अब जरूरी नहीं है किसी बैक्टीरिया पे सरफेस अपेंडेज मिले ही, राइट, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो सरफेस जो अपेंडेज हैं ये तीन तरीके के हमने यहाँ पे देखे हैं। पहला है फ्लैजिला, पहला जो सरफेस अपेंडेज है वो है फ्लैजिला। दूसरा है पिलाई, और तीसरा है फिम्ब्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीन तरीके के सरफेस अपेंडेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री। जो फ्लैजिला होता है ये मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन से बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है। पहली चीज तो ये है। दूसरा जो पिलाई है, ये जिस प्रोटीन से बना है उसका नाम है पिलिन प्रोटीन, राइट। और जो फिम्ब्री है ये जिस प्रोटीन से बना है वो है फिम्ब्रिन, राइट। क्योंकि ये जो फिम्ब्री है इसकी जो प्रोटीन है इसका क्या नाम है, इसका नाम है फिम्ब्रिलिन। फिम्ब्रिलिन प्रोटीन। तो पहली चीज तो ये है कि भाई ये जो सरफेस अपेंडेज है किसी भी बैक्टीरिया की सरफेस पे जो पाया जा रहा है वो फ्लैजिला हो सकता है, पिलाई हो सकता है, फिम्ब्री हो सकता है। जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है, पिलाई जो है ये पिलिन प्रोटीन से बना है, और फिम्ब्री जो है ये फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बना है। जो फ्लैजिला है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। अगर ये बैक्टीरिया में पाई जाती है तो ये मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल मूवमेंट। ये जो पिलाई है ये जो है इसका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, पार्टिसिपेट इन
कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है बस। और ये जो फिम्बरी है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम, रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम कहते हैं आधार। जैसे कोई भी सरफेस है या ये कहें विद सरफेस, तो किसी भी सरफेस से अगर बैक्टीरिया को चिपकना है तो उसमें वहां पे चिपकने में कौन रोल प्ले करेगा? फिम्बरी रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब एक एक करके इन सरफेस अपेंडेज को हम देखेंगे। नॉट मैंडेटरी इन ऑल, पहली बात नॉट प्रेजेंट इन ऑल, ये हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में ये चीज पाई जाए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो सरफेस अपेंडेज है वो है हमारा फ्लैजिला। तो अब इनको एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है इसको अगर हम देखें, बैक्टीरियल फ्लैजिला काफी रिजिड एक स्ट्रक्चर है, राइट। बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है जरूरी नहीं है कि नॉट प्रेजेंट इन ऑल, पहली चीज तो ये है बैक्टीरियल जो फ्लैजिला है वो नॉट प्रेजेंट इन ऑल है। पहले तो जरूरी नहीं कि वो सब में प्रेजेंट हो, पहली चीज ऑल बैक्टीरिया। दूसरी चीज ये है कि ये जो है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे यूकेरियोटिक जो फ्लैजिला होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि ये जो है एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ये जो है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है, रिजिड एंड हॉलो स्ट्रक्चर, और अंदर से ये खोखली होती है। रिजिड एंड हॉलो स्ट्रक्चर, और ये किस प्रोटीन की बनी होती है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी हो। यहाँ पे जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है, राइट, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन के अरेंज होने का भी एक फिक्स पैटर्न है। वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक पैटर्न है। जैसे 9+0 9+2 पैटर्न हम यूकेरियोटिक सिस्टम में पढ़ते हैं, यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम नहीं होता है, राइट। यहाँ क्या होता है कि जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है ये अरेंज होती है 4+4 पैटर्न में। ठीक है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन यहाँ पे अरेंज होती है, अरेंज इन 4+4 पैटर्न। ये एक पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना है, 4+4 पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो ईच फ्लैजिला कंसिस्ट 3 पार्ट। फ्लैजिला कंसिस्ट 3 पार्ट। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ये 3 पार्ट हैं इसमें, बेसल डिस्क, राइट, बेसल डिस्क, बेसमेंट में कुछ डिस्क जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको बेसल डिस्क कहते हैं। उसके बाद हुक, और उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है फिलामेंट। जो मेन पार्ट है जो बाहर की तरफ निकला रहता है वो है फिलामेंट, और यही फ्लैजिलिन से बना होता है। जो हुक है वो फिलामेंट को बेसल डिस्क से कनेक्ट करता है। बेसल डिस्क जो है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अगर मैं बेसल डिस्क की बात करूं तो ये डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ग्राम पॉजिटिव में 2 बेसल डिस्क पाई जाती है, 2 बेसल डिस्क। ये किस में पाई जाएंगी? ग्राम पॉजिटिव में।
और अगर मैं देखूं 4 बेसल डिस्क, ये पाई जाती हैं ग्राम नेगेटिव में। तो इस तरीके से ये फ्लैजिला थोड़ा सा, अब फ्लैजिला के बारे में ये तो जनरल बातें हैं, लेकिन फ्लैजिला के बारे में कुछ और जो चीज़ें वो ये हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई किसी भी बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, ये तो है फिलामेंट जो बाहर की तरफ इस तरीके से निकला हुआ है। दूसरा है हुक, तो इस फिलामेंट को नीचे की तरफ जो कनेक्ट कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये है हुक, राइट। और एक तीसरा जो पार्ट है वो है बेसल डिस्क, और बेसल डिस्क वो ये पार्ट है। यहाँ पे आपको देखो रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं, तो ये वाला पार्ट कहलाता है बेसल डिस्क, ठीक है। अब बेसल डिस्क के अंदर कितने क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है। डिस्क मतलब सर्कुलर इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो ये जो बेसल डिस्क है, ये बेसल डिस्क ग्राम पॉजिटिव में तो 2 होंगी मतलब, और ग्राम नेगेटिव में कितनी मिलेंगी, 4। ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में बेसल डिस्क को लेके ये वेरिएशन थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बेसल डिस्क में जब आप बेसमेंट में देखोगे, यहाँ पे आपको तो प्रोटीन्स दिखती हैं, मॉट ए एंड मॉट बी। मॉट ए एंड मॉट बी प्रोटीन जो हैं वो एम और एस, देखिए इसमें जो 4 बेसल डिस्क होती हैं, 4 का नाम होता है, इसको समझिए पहले। तो मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है उसको कहते हैं एम रिंग, जो इस स्पेस में पाई जा रही है उसको कहते हैं एस रिंग, जो पेप्टाइडोग्लाइकन रिंग में लेयर में पाई जाती है उसको कहते हैं पी रिंग, और जो आउटर लेयर में पाई जाती है उसको कहते हैं एल रिंग। इस तरीके से ये 4 रिंग पाई जाती हैं। तो ग्राम नेगेटिव में तो आपको ये चारों मिलेंगी, एम एस पी एल, इसका मतलब यहाँ चारों दिख रही हैं, तो ये कौन सा केस है, ये ग्राम नेगेटिव केस है। ग्राम पॉजिटिव में आपको, क्योंकि वहाँ पे आउटर लेयर नहीं पाई जाती, राइट, तो वहाँ पे आपको ये आउटर मेम्ब्रेन वाली रिंग एल रिंग नहीं पाई जाएगी, और वहाँ पे पी रिंग नहीं पाई जाएगी, वहाँ आपको 2 ही रिंग पाई जाएंगी, एम और एस, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो फ्लैजिला है ये काम कैसे करती है, ठीक है। तो इट फॉलो मोटर थ्योरी, ये जो है बैक्टीरिया फ्लैजिला है, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट फॉलो मोटर थ्योरी। अब मोटर थ्योरी का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटॉन को एटीपी के खर्चे पे भेजती है इधर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। जब यहाँ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये एक कोई दूसरी प्रोटीन है, ठीक है, ये एटीपी के खर्चे पे भेज रही है, यहाँ पे एटीपी लग रही है। अब ये प्रोटॉन क्या है, मॉट ए और मॉट बी प्रोटीन में होके वापस आएंगे। तो जब ये प्रोटॉन वापस आते हैं अंदर की तरफ, तो इनके पास, प्रोटॉन के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो है ये इस फ्लैजिला को दे देते हैं, और इस फ्लैजिला को जैसे ही एनर्जी मिलती है ये घूमने लग जाती है। तो इसको कहते हैं मोटर थ्योरी, राइट। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है वो मोटर थ्योरी को फॉलो करता है और इस तरीके से करता है, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है, यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिला के बेस पे बैक्टीरिया का एक क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सब में फ्लैजिला हो, लेकिन अगर है तो वहाँ भी संख्या वेरी होती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन वेरी होता है। तो बेस्ड ऑन फ्लैजिला नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, बेस्ड ऑन फ्लैजिला नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैजिला का नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ये जो बैक्टीरिया हैं, ये कुछ यहाँ टर्मिनोलॉजी आई है, जैसे मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब होता है
एक ही फ्लैजिला, जैसे एक ही फ्लैजिला अगर किसी बैक्टीरिया में पाई जा रही है इस तरीके से, तो ये बैक्टीरिया कहलाएगा मोनोट्राइकस। ठीक है। दूसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब दोनों, मतलब दोनों एंड पे जो है यहाँ फ्लैजिला मिलेगी, एम्फीट्राइकस। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो होगी ये जैसे बैक्टीरियल सेल है, तो इस तरीके से दोनों एंड पर यहाँ सेल वॉल पर ये फ्लैजिला पाई जाएगी। तो इस तरीके का अगर कहीं अपीयरेंस है तो उसको कहते हैं हम एम्फीट्राइकस। लोफोट्राइकस, गुच्छा, तो एक ही तरफ पाई जा रही हैं लेकिन गुच्छे में पाई जा रही हैं, तो इसको कहेंगे लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या है, इस तरीके से जो बैक्टीरिया है ये है, और यहाँ पे फ्लैजिला एक ही एंड पे पाई जाती हैं और इस तरीके से पाई जाती है। फिर है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब होता है चारों तरफ, जैसे कोई बैक्टीरिया है और उसके चारों तरफ फ्लैजिला पाई जा रही है। अगर उसकी सरफेस पे चारों तरफ फ्लैजिला इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको कहते हैं हम पेरीट्राइकस। फिर एक और है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस, ए ट्राइकस कहते हैं जब बैक्टीरिया पे कोई फ्लैजिला ना हो, नो फ्लैजिला। ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन फ्लैजिला नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। फ्लैजिलर मूवमेंट में बता ही दिया हूँ कि ये मोटर थ्योरी को फॉलो करता है, और मोटर थ्योरी के लिए एनर्जी किस तरीके से डेवलप होती है, जनरेट होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो दो स्ट्रक्चर और मैंने डिस्कस की थी वो थी पिलाई एंड फिम्ब्री। मैंने ये बोला था कि वही जो है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे पाई जाएंगी, जैसे सेल वॉल के बाहर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तो हो गया फ्लैजिला। फ्लैजिला के बाहर यहाँ छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो रहे देखो फिम्ब्री, ये संख्या में ज़्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। लेकिन एक होते हैं सेक्स पिलाई, ये थोड़े से साइज में इस तरीके से बड़े होते हैं, फ्लैजिला से छोटे फिम्ब्री से बड़े, इनको कहते हैं पिलाई। ठीक है, ये इस तरीके से। तो सेक्स पिलाई जो है इनका रोल जो है कॉन्जुगेशन में होता है, और फिम्ब्री का रोल जो है अगर इनको सरफेस से चिपकना है तो वहाँ पे फिम्ब्री का रोल होता है। तो जो फिम्ब्री और सेक्स पिलाई हैं ये सरफेस अपेंडेज हैं जो सरफेस पे पाए जा रहे हैं। अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ से अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको हम एक टेबल के फॉर्म में इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस को हम कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फिम्ब्री, और इधर हम मेंशन करते हैं पिलाई। जो फिम्ब्री है वो छोटा होता है, स्मॉल, या स्मॉल कहना ज़्यादा सही नहीं होगा, टिनी, और ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। टिनी, टिनी कहते हैं मतलब सूक्ष्म, छोटा, बहुत छोटा, टिनी एंड ब्रिस्टल लाइक अपीयरेंस। ब्रिस्टल जैसे आप मंजन करते हो तो मंजन का जो एक वो दांत के अंदर जो आप वो फाइबर वाला पार्ट होता है जिससे आप दांतों को घिसते हो, उसमें छोटे छोटे फाइबर ब्रिस्टल लाइक ब्रुश जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, तो ये बहुत छोटी होती है टिनी ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। तो जो पिलाई होते हैं ये हेयर लाइक थोड़ा सा बड़े होते हैं, हेयर लाइक माइक्रोफाइबर्स, या ये कहें हेयर लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर, मतलब ये साइज में थोड़ा सा फिम्ब्री से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जो फिम्ब्री होते हैं प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव दोनों में मिलते हैं।
जबकि ये जो पिलाई है ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं, राइट। तो ये जो है ये मोस्टली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव में पाए जा रहे हैं। जो फिम्बरी हैं इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि साइज इनका छोटा है। तो ये 200 से 400 पर बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक बैक्टीरियल सेल में ये 200 से 400 तक पाए जा सकते हैं, जबकि जो पिलाई हैं ये 1 to 10 पर बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट। मतलब ये जो है इनकी संख्या पर बैक्टीरियल सेल में कम होती है। इसके अलावा ये जो फिम्बरी हैं ये फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बने हैं, पिलाई हैं ये पिलिन प्रोटीन से बने हैं, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। इनके जो जीन्स हैं, रेस्पॉन्सिबल जीन्स जो फिम्बरी को बना रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल जीन्स, तो रेस्पॉन्सिबल जीन्स प्रेजेंट on बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब जो मेन डीएनए है बैक्टीरिया का उसमें ये पाए जाते हैं। तो रेस्पॉन्सिबल जीन जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब मेन डीएनए पे पाए जाते हैं। जबकि जो सेक्स पिलाई हैं तो रेस्पॉन्सिबल जीन्स जो सेक्स पिलाई को बना रहे हैं, तो रेस्पॉन्सिबल जीन्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड। तो जो एक्स्ट्रा डीएनए कॉपी पाई जाती है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और यहाँ पे वो जो जीन्स हैं वो प्लाज्मिड पे पाए जाते हैं, राइट। ये थिन होते हैं, थिन स्ट्रक्चर है, पतली स्ट्रक्चर, थिन एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर। जबकि जो पिलाई है थिन एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर, जबकि जो पिलाई हैं ये थिक एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, थिक एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पे इनका अगर रोल देखा जाए तो फिम्बरी जो है वो अटैच करती है बैक्टीरिया को सरफेस से। तो अटैच सेल टू सरफेस मतलब बैक्टीरियल जो सेल है उसको अगर सरफेस से अटैच करना है तो वहाँ पे रोल कौन प्ले करेगा, फिम्बरी। और अगर वहाँ पे रोल इन बैक्टीरियल कंजुगेशन, तो रोल इन कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन जो है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन उसमें अगर रोल प्ले कर रहा है तो वो पिलाई रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंस हैं जो फिम्बरी और पिलाई के बीच में, क्योंकि अक्सर यहाँ से कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे जो फिम्बरी, जैसे ये फिम्बरी देखो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, और जबकि जो पिलाई हैं वो थोड़े से बड़े हैं, तो ये इस तरीके से पाए जाते हैं। अब सरफेस अपेंडेज के अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लाज्मेट्स आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक छोटे सा यहाँ पे पॉइंट्स और हमारा बच गया है, क्योंकि बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लाज्मेट इसको तो मैं अलग से ही डिस्कस करूँगा और फिर हमारा पूरा एक डिटेल डिस्कशन वहाँ से होता है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे जो बचा है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। तो क्या है ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स जो है क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के बाहर, जैसे ये बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है
ये इस तरीके से इसकी सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल के बाहर भी कभी कभी एक लेयर पाई जाती है, राइट। इस सेल वॉल के बाहर भी कभी कभी इस तरीके से एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो लेयर है, जैसे ये तो बैक्टीरिया अंदर डीएनए वगैरह ये सब है, तो ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया सेल वॉल। और सेल वॉल के बाहर भी कभी कभी जो लेयर पाई जाती है, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। अभी जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये बैक्टीरिया में जो पाया जाएगा, इसकी जो नेचर है वो पॉलीसैकेराइड है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है पॉलीसैकेराइड इन नेचर है। अगर इसकी केमिकल नेचर देखी जाए तो पॉलीसैकेराइड इन नेचर, तो केमिकल नेचर इसकी कैसी है? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड के अलावा यहाँ पे एक एक्सेप्शन पाया जाता है, और ये ध्यान रखना है। एक्सेप्शन वाले बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रासिस। जो बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया है, इसमें ये पॉलीसैकेराइड का नहीं है। यहाँ पे ये ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है प्रोटीन नेचर का, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि यूजुअली ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट नेचर का, लेकिन बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट नेचर का नहीं है, पॉलीसैकेराइड नेचर का नहीं है, ये प्रोटीन नेचर का है, राइट। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये दो तरीके का यहाँ पे पाया जाएगा, राइट। एक तो है कैप्सूल और दूसरा है स्लाइम लेयर। अगर पॉलीसैकेराइड वाली जो ये लेयर है, ये अगर रेगुलरली अरेंज्ड है, टाइट अरेंज है, राइट, तो जो टाइटली पैक्ड है, अगर ये जो पॉलीसैकेराइड पाया जा रहा है बाहर की तरफ, अगर ये टाइटली पैक है, राइट, तो ये कैप्सूल कहलाता है। और इस नेचर के ज़्यादातर बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं ये बैक्टीरिया। लेकिन अगर ये लेयर, जो पॉलीसैकेराइड की लेयर है जो बाहर की तरफ पाई जा रही है, ये लूजली पैक है, बहुत ज़्यादा टाइट पैक नहीं है, बहुत ही लूजली पैक है, तो ये स्लाइम लेयर कहलाती है। और ये मोस्टली जो है ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते। ये बैक्टीरिया मोस्टली कैसे होते हैं? ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मोस्टली नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। कैप्सूल को बहुत इजीली आप आइसोलेट नहीं कर सकते, स्लाइम लेयर को आप आइसोलेट कर सकते हो। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का कुछ फंक्शंस है। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है, इसमें दो टाइप तो हमने देख लिए, ग्लाइकोकैलिक्स भी हो गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन में आपको तीन फंक्शन ध्यान रखने हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन से जुड़े हुए हैं। पहला तो है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बैक्टीरिया को सूखे से बचाता है, तो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, राइट। तो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन कहते हैं सूखा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो वाटर कंटेंट को वो पकड़ के रखता है, तो वो सूखे में मरेगा नहीं बैक्टीरिया। तो एक तो ये डेसिकेशन से बचाते हैं। दूसरा, ये प्रोवाइड अटैचमेंट
प्रोवाइड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। तो जो बैक्टीरिया है उसको सरफेस से अगर अटैच होना है तो ये जो स्लाइम लेयर होती है बड़ी लूज होती है, और जो कैप्सूल होते हैं ये अटैचमेंट में भी रोल प्ले करते हैं अगर बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से अटैच होना है। इसके अलावा ये एस्केप बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। जैसे बैक्टीरिया कोई हमारे अंदर आ गया तो हमारे अंदर बहुत सारी इम्यून सेल्स हैं, तो वो इम्यून सेल्स जो हैं वो उसको खा जाएंगी। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बैक्टीरिया को इम्यून सेल्स के द्वारा फैगोसाइटोसिस से बचाता है। राइट, तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं वो इनको फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाती, और उसमें जो रोल है वो किसका है, ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है ये हमने देखा, और कैप्सूल में मैं ये बता ही चुका हूँ कि कैप्सूल जो है उसको हम इजीली आइसोलेट नहीं कर सकते, जबकि स्लाइम लेयर इजीली आइसोलेट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे लेयर आती है, वो है एस लेयर। एस लेयर क्या है, ये इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा ये कॉमन नहीं है। थिकनेस जो है वो 5 to 25 नैनोमीटर है। पहली चीज़ तो ये कि इसकी जो थिकनेस है वो 5 से 25 नैनोमीटर पाई जाती है। दूसरा, प्रोटीन इन नेचर, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स क्या था नेचर में, पॉलीसैकेराइड, जबकि एस लेयर जो है वो मोस्टली नेचर में कैसी है, प्रोटीन इन नेचर। वो नेचर की कैसी पाई जाती है, प्रोटीन की है, प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, और ये भी बाहर की तरफ ही पाई जाती है जैसे ग्लाइकोकैलिक्स पाया जा रहा है। राइट, प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, द बैक्टीरियल सेल, तो ये भी बैक्टीरियल सेल के बाहर की तरफ पाई जा रही है। एंड अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एग्जाम्पल, इस तरह की जो लेयर है जो प्रोटीन नेचर की हैं बाहर की तरफ पाई गई हैं, ये मोस्टली आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। राइट, तो मोस्टली प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया, इन आर्की बैक्टीरिया। तो ये कुछ है एस लेयर्स को लेके। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसमें अगला जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स आता है वो आता है इंक्लूजन बॉडी। राइट, क्योंकि इंक्लूजन बॉडी भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। इंक्लूजन बॉडी कहते हैं छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स। राइट, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेल्स तो पाए नहीं जाते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स की जगह यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी पाए जाते हैं। ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये नॉन लिविंग बॉडी है। पहली बात तो ये कि ये लिविंग पार्ट नहीं होता, तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉन लिविंग के साथ साथ यहाँ पे ये इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इट मे बी मेम्ब्रेन बाउंड और विदाउट मेम्ब्रेन। इट मे बी मेम्ब्रेन बाउंड या विदाउट मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन मिलेंगी, ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती हैं और बिना मेम्ब्रेन के भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड हैं तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ये नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होगी, राइट। ये ध्यान रखना, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो रॉबर्टसन का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसका कंपोजिशन उसके हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं वर्ड आता है यूनिट मेम्ब्रेन, तो यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन थ्योरी दी जाती है उस मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है उस थ्योरी के हिसाब से ही है। और अगर मैं नॉन यूनिट मेम्ब्रेन बोल रहा है इसका मतलब उसका जो केमिकल प्रोटीन लिपिड इनका जो कंपोजिशन है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। तो या तो ये मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं या विदाउट मेम्ब्रेन हो सकते हैं, और अगर मेम्ब्रेन पाई भी जाएगी तो वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है। इसका मतलब कि उसका कंपोजिशन लिपिड बाइलेयर जैसा नहीं होगा जो नॉर्मली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, तो ये मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मे बी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये दोनों नेचर के हो सकते हैं। अब इस इंक्लूजन बॉडी में जो मेन इंक्लूजन बॉडी हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अगर हम एक क्लासिफिकेशन के रूप में देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। देखिए इसको क्लासीफाई अगर हम करें तो इंक्लूजन बॉडी, और इसमें सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी जो है, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी, तो इंक्लूजन बॉडी जो है एक बैक्टीरियल सेल में जो पाई जा रही हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स, इसमें जो सबसे पहली जो इंक्लूजन बॉडी है, जो डिपॉजिट है, रिजर्व डिपॉजिट्स हैं, ये इंक्लूजन बॉडी है। ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी में सबसे पहली जो आप स्टडी करते हो वो है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, राइट, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, नाम से क्लियर है ये कि ग्लाइकोजन जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर हो रहा है तो उनको ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कहते हैं, राइट। दूसरा जो इंक्लूजन बॉडी यहाँ पे देखने को मिलता है वो है PHB ग्रैन्यूल्स। PHB ग्रैन्यूल कहते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है। तो PHB ग्रैन्यूल्स जो है ये पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के पॉलीमर होते हैं, इससे बने होते हैं। और PHB ग्रैन्यूल्स का एक बहुत बड़ा रोल है यूज इन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यूज इन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फॉर्मेशन। तो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फॉर्म करते हैं उनके बनाने में ये ग्रैन्यूल्स काम आते हैं, इनका ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फॉर्मेशन, ये PHB ग्रैन्यूल। इसके अलावा साइनोफाइसिन एक प्रोटीन है, साइनोफाइसिन, राइट, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं ये साइनोफाइसिन। ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये मेनली साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये जो साइनोफाइसिन है ये नेचर में प्रोटीन है, प्रोटीन इन नेचर, तो ये नेचर में कैसे हैं, प्रोटीन है। और ये मेनली जो पाए जा रहे हैं ये पाए जा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया में, इनका जो एक प्रेजेंस है वो साइनोबैक्टीरिया है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया है, साइनोफाइसिन, ठीक है। इसके अलावा साइनोफाइसिन के अलावा यहाँ पे कार्बोक्सीसोम, कार्बोक्सीसोम, जैसे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें रुबिस्को पाया जाता है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म,
क्रिस्टल के रूप में जो रुबिस्को एंजाइम है वो अगर पड़ा रहे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम जो है शरीर में उनकी में ग्लूकोज बनाता है, लेकिन यहाँ ये रुबिस्को को एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखती हैं, और जब ये रुबिस्को को क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखती हैं तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सीसोम। इसके अलावा गैस वैक्यूल, ठीक है, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल में छोटी छोटी गैस वेसिकल्स पाई जाती हैं, इनके बीच में हवा भरी रहती है, और ये जो गैस वेसिकल्स हैं या गैस वैक्यूल हैं ये प्रोवाइड ब्योयांसी, मतलब उसको हल्कापन देती हैं, राइट। तो जो गैस वैक्यूल्स हैं ये क्या करेंगी, ये बैक्टीरिया को थोड़ा सा हल्का कर देती हैं। तो बैक्टीरियल सेल, तो ये कुछ ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज हैं। इसके अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे भी कुछ इनऑर्गेनिक नेचर के भी इंक्लूजन बॉडी रिजर्व डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज में दो तीन ही हैं यहाँ पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी में जैसे पहला है पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। इन्हीं को जो है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, इनके कई सारे नाम हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फॉस्फेट के पॉलीमर हैं, और जब इन पे आप जो है रेड या डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू ये दिखाते हैं, जब इन ग्रेन्यूल्स को आप बेसिक डाई से अगर स्टेन कर देते हो तो ये रेड या ब्लू कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड दिखाते हैं, तो इसलिए मेटाक्रोमेटिक अलग अलग तरीके के कलर शो करते हैं ये बेसिक डाई से स्टेन करने के बाद, इसलिए इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ये पॉलीमर किसके होते हैं, फॉस्फेट के। इसके अलावा मैग्नेटोसोम, राइट, मैग्नेटोसोम कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाती है, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक जो है यहाँ लिपिड बाइलेयर से सराउंड किए हुए यहाँ पे Fe3O4, राइट। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं मैग्नेटोसोम्स, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसके कारण बैक्टीरिया शो कर रहा है, तो यहाँ होता क्या है कि Fe3O4, राइट, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट, या कभी कभी मैग्नेटाइट की जगह Fe3S4 तो कहते हैं ग्रेगाइट। प्रेजेंट इन क्रिस्टल फॉर्म। तो इस तरीके के जो इंक्लूजन बॉडी हैं इनमें या तो मैग्नेटाइट पाया जाएगा या ग्रेगाइट पाया जाएगा, ठीक है। तो इनमें ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा, इन्हीं के कारण ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग खुद को अरेंज कर लेते हैं। ड्यू टू दीज
सच बैक्टीरिया जिनमें ये पाए जा रहे हैं, तो सच बैक्टीरिया orient themselves according to अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से वो अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं, तो मैग्नेटोसोम, राइट। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लिपिड बाई लेयर से कवर्ड होती हैं, मतलब यहाँ पे लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है इनके चारों तरफ। तो यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यूजुअली मैंने जब पढ़ाया था तो क्या बताया था कि यहाँ नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये अकेला एक्सेप्शन है, यहाँ यूनिट मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज को भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स को लेके जो मेन मेन चीज़ें थी वो आपको क्लियर हुई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन उसको लेके हम बातें करेंगे।